नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर साइंटिफिक एकेडमी में। मैं माधव कृष्णा और आज हम बात करेंगे कि ठोसों का द्रव में विलयता किस प्रकार निर्धारित की जाती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो विलयता को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ गैस की द्रव में विलयता क्या होती है, इन कारकों को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस विलयता को प्रभावित करते हैं, हेनरी का नियम, उसकी कमियां क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां से हर साल क्वेश्चन आना निश्चित है, कॉम्पिटिटिव में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं ठोसों की द्रव में विलयता। ठोसों की द्रव में विलयता, जिसमें विलयता आप पता करते हैं यानी कि वो ज्यादा मात्रा में वो विलाय का काम करे यानी कि द्रव विलाय का काम करे, और ठोस का पता करें यानी कि ठोस विलेय है कम मात्रा में है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे उदाहरण के लिए हम प्रयोग करते हैं नमक। नमक जो कि ठोस अवस्था में है, जो विलेय है, और जल जो हमारा सबसे मेन प्रमुख विलायक है। ज्यादातर विलयन में हम जल को ही विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें विलयता हमको पता करना है। ये कोई भी एक पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, इस पात्र में जल आप भरे हुए हैं, ये जल है जो कि द्रव अवस्था में, और इसमें आप ठोस यानी कि विलेय पदार्थ मिला रहे हैं। यहाँ पे आप नमक मिला रहे हैं, क्या होगा जब आप नमक इसमें मिलाएंगे, इस जल में, जल की एक निश्चित कोई भी निश्चित मात्रा है, आप 100 ग्राम मान सकते हैं, कोई भी एक निश्चित मात्रा है, और साथ में स्थिर ताप है, ताप भी स्थिर है, तब क्या होगा? जब नमक की थोड़ी सी मात्रा आप मिलाएंगे, थोड़ा सा उसको सेक कर देंगे, हिला देंगे, तो ये नमक इसमें जल में घुल जाएगा। और ज्यादा आप नमक मिलाएं, वो भी घुल गया। शुरू में इस नमक का जल में घुलने की दर बहुत अधिक होती है, बहुत तेजी से ये नमक जल में घुलता है। लेकिन जैसे जैसे नमक की मात्रा आप अधिक मिलाते जाएंगे, इस जल में नमक की विलयता की जो दर है, घुलने की जो दर है, वो कम होती जाएगी। अब धीरे धीरे कम घुलेगा। क्यों? जब आप नमक अधिक मिलाने लगते हैं तो जो घुलने की दर है, घुलने की दर जिसको डिसोल्यूशन रेट कहा जाता है, डिसोल्यूशन रेट, ये जो है प्रेसिपिटेशन का जो दर है, और छेपड़ की जो दर है, उसके बराबर हो जाता है, और छेपड़ की दर। तो शुरू में क्या होता है, नमक बहुत तेजी से घुलता है यानी कि घुलने की दर बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे नमक की मात्रा मिलाते जाएंगे, उसकी दर धीरे धीरे कम होती जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब जितनी तेजी से आप नमक मिला रहे हैं, जितनी तेजी से घुल रहा है, उतनी तेजी से अवक्षेप में भी बदल रहा है, प्रेसिपिटेट के रूप में भी बदल जा रहा है। यानी कि जितना घुलेगा उतना फिर से अघुलनशील अवस्था में भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय इस नमक की अधिकतम मात्रा जल में घुल चुकी है। इस अवस्था को आप कहते हैं संतृप्त विलयन। लास्ट वीडियो में संतृप्त विलयन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया भी गया था। यानी कि संतृप्त विलयन ये होगा जब किसी भी विलाय की एक निश्चित मात्रा है स्थिर ताप पर, और जब विलय की अधिकतम मात्रा उसमें घुली होती है, तो इस प्रकार प्राप्त विलयन को आप कहते हैं संतृप्त विलयन। तो शुरू में जब नमक इसमें मिला रहे हैं, बहुत तेजी से नमक घुलता जा रहा है, घुलने की दर बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे नमक मिलाते जाएंगे, अब घुलने की दर कम हो जाएगी। यानी कि ऐसे नमक मिलाते एक ऐसा समय आएगा जब नमक की अधिकतम मात्रा इसमें घुल चुका है और अधिक नहीं घुल पाता, यानी कि जितना नमक मिलाएंगे घुलने की दर और छेपड़ की दर के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे संतृप्त अवस्था। और संतृप्त अवस्था में ही एक टर्म प्रयोग किया जाता है विलयता। तो संतृप्त विलयन क्या है, ये लास्ट वीडियो में हमने बताया हुआ है कि कोई भी एक विलायक है जिसकी स्थिर मात्रा स्थिर ताप पर, जब विलय की अधिकतम मात्रा घुल गया हो, तो इससे प्राप्त विलयन को आप कहते हैं संतृप्त। तो ये संतृप्त विलयन प्राप्त हो गया। जब संतृप्त विलयन आपको प्राप्त हो गया, तब इस निश्चित मात्रा में कितना अधिकतम ये विलय घुला हुआ है, इसी की मात्रा को आप कहेंगे विलयता। तो विलयता का परिभाषा क्या हो गया? स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में, क्योंकि विलायक की एक निश्चित मात्रा, उस निश्चित मात्रा को हमेशा हम 100 ग्राम प्रयोग कर रहे हैं, तो 100 ग्राम विलायक में घुले हुए
विलेयता कहलाता है, अधिकतम मात्रा ही विलेयता कहलाती है। ये विलेयता का परिभाषा होगी, विलेयता कहलाती है। ठीक, तो ये है विलेयता का परिभाषा। अब हम बात करते हैं, ये नमक इसमें स्थित ताप पे घुल गया, तो जब अधिकतम घुल गया तो हो गया संतृप्त विलयन, और संतृप्त विलयन में इस 100 ग्राम विलायक में जो स्थिर ताप पर है नमक की अधिकतम कितनी मात्रा घुली, यही विलेयता हो गया। उदाहरण के लिए यदि इस 100 ग्राम में, ये 100 ग्राम है और नमक यदि 70 ग्राम घुल गया तो इसकी विलेयता हो गया 70। 100 ग्राम में स्थिर ताप पर जो विलेय की अधिकतम मात्रा इसी को कहेंगे विलेयता। तो इस प्रकार ये ठोसों की द्रव में विलेयता हो गया। अब हम बात करते हैं विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगर ठोस इस द्रव में घुल रहा है तो कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करेंगे, कब विलेयता कम होगी, कब विलेय पदार्थ अधिक घुलेगा, कब कम घुलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो किसी भी ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, और मेन रूप से 3 कारकों की हम बात करेंगे। जो पहला है विलेय तथा विलायक की प्रकृति, दोनों के स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। ये सबसे पहला कारक है जो प्रभावित करता है। जो दूसरा है प्रभावित करने वाला कारक ताप है, और तीसरा विलेय के कणों का आकार। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इन कारकों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें मेन रूप से 3 कारक हैं जिसके बारे में हम बात करें। जो पहला सबसे है विलेय तथा विलायक की प्रकृति, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। विलेय तथा विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये सबसे पहला कारक है। क्योंकि ये टर्म आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार प्रयोग होता है। यदि विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति एक जैसा होगा, स्वभाव एक जैसा होगा, तो एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, विलेयता अधिक होगी। और ये हम अपने दैनिक जीवन में भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जो अपने साथ होता है। जैसे अगर क्लास में कई सारे ग्रुप हैं, कुछ ग्रुप पढ़ने वाले बच्चों का है, कुछ ग्रुप घूमने वाले का है, कुछ ग्रुप ऐसे कमेंट करने वालों का है, या जो भी मारपीट करने वालों का है। अगर कोई नया स्टूडेंट जाएगा, किसके साथ घुले मिलेगा, किसके साथ विलेय होगा, जिससे उसका स्वभाव होगा। यदि वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, पढ़ने वाले के ग्रुप में शामिल हो गया, उनके साथ घुल मिल गया। यदि घूमने वाला है, घूमने वालों के साथ शामिल हो गया, उनके साथ घुल मिल गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है विलेय और विलायक की प्रकृति। और इसी को केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब एक तरह की प्रकृति वाले, समान प्रकृति वाले एक दूसरे में विलेय होते हैं। और यही रीजन है कि यदि नमक को जल में आप मिलाएंगे तो उसकी विलेयता चीनी से अधिक होता है, क्योंकि नमक की प्रकृति भी जल की प्रकृति के समान है। यदि हम विलायक की बात करेंगे तो विलायक की प्रकृति 2 प्रकार की हो सकती है। 2 प्रकार के विलायक हो सकते हैं। पहला जो है ध्रुवीय विलायक, और दूसरा क्या संभावना है, अध्रुवीय विलायक, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अध्रुवीय विलायक, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ये पोलर सॉल्वेंट। और ऐसे ही विलेय भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय, ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलेय। तो जब अगर ध्रुवीय को ध्रुवीय में मिलाएंगे, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक जैसा है, दोनों पे आवेश उपस्थित है, इसलिए बहुत अच्छा से मिलेंगे, इनकी विलेयता बहुत अधिक होगी। लेकिन अगर अध्रुवीय को अध्रुवीय मिलाएं तो इन दोनों की भी प्रकृति एक जैसा है, क्योंकि इस पे भी कोई आवेश नहीं है, इस पे भी कोई आवेश नहीं,
ये दोनों की विलयता आपस में अधिक होगी। उदाहरण के लिए जब चीनी को आप जल में मिलाते हैं और नमक को जल में मिलाते हैं, ये दोनों को आप जल में मिला रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि नमक जो है Na+Cl- पूरी तरह से क्या है, आयनिक, ये देखिए, और जल भी ध्रुवीय है H+OH-। तो दोनों की प्रकृति एक जैसा हो गया, इसलिए नमक जो है जल में अधिक विलेय होता है चीनी की तुलना में। हालांकि चीनी पर कोई आवेश नहीं होता, अध्रुवीय है, लेकिन फिर भी क्यों विलेय है यह भी कभी कभी पूछा जाता है। तो प्रीवियस क्लासेस में ये पॉइंट आप पढ़े भी हैं। इसका मेन जो रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि ये अध्रुवीय है बट ये ध्रुवीय में विलेय है, ऐसा क्यों, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जल से रिलेटेड, तो एक बार आप हाइड्रोजन बंध का जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि मोस्टली केसेस में हाइड्रोजन बंध काम करता है अगर ऐसा कुछ संभावना होती है। तो चीनी पे कोई आवेश नहीं है, अध्रुवीय है, लेकिन जल ध्रुवीय फिर भी क्यों विलेय है, हाइड्रोजन बंध इसका मेन कारण है। तो पहला जो है आवेश, इस पे भी आवेश है, इस पे भी आवेश है, दोनों का नेचर एक जैसा है, इसलिए अधिक, इसी यही कारण है कि नमक चीनी की तुलना में अधिक जल में विलेय होता है। इसकी बात करें, अगर आयोडीन की हम बात करते हैं तो आयोडीन का विलेयता जल में बहुत कम है, जबकि CCl4 या एल्कोहल के केस में अधिक होता है, क्योंकि यह भी अध्रुवीय है, यह भी अध्रुवीय है, और इसलिए इसकी विलेयता CCl4 में अधिक है, न कि जल में। तो ये पहला है लाइक थ्योरी, दोनों की प्रकृति जब एक जैसा होगा तो अधिक मात्रा में विलेय होंगे, ये पहला कारण है। इसी के साथ एक और भी पॉइंट आएगा, जो भी हम विलायक प्रयोग करते हैं, विलायक के जो घुलाने की क्षमता होती है उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक। यदि किसी भी विलायक की डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अधिक होगा, आयनिक यौगिकों को अपने अंदर वो ज्यादा घुलाएगा, और यही कारण है कि जल का चूंकि डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अधिक है, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक और इलेक्ट्रिक स्थिरांक, और इसी कारण जल जो है सबसे अच्छा विलायक माना जाता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होने की वजह से बहुत सारे यौगिकों को अपने अंदर घुला देता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन बंध के कारण भी कुछ यौगिक उसमें घुल जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, जिसको सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, आसानी से उपलब्ध भी होता है, मिल जाता है। तो इस तरीके से जल जो है सबसे अच्छा विलायक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी एक कारण है, जो विलायक हैं उनकी जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनका अधिक होगा, विलेय की क्षमता, अपने अंदर घुलाने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो ये दूसरा फैक्टर यहाँ पे प्रयोग हो गया जिसमें हुआ। और तीसरे फैक्टर की हम बात करते हैं, किसी भी पदार्थ की जो विलेयता है, जैसे जल की हम बात करें, अगर जल में हम विलेयता पता कर रहे हैं तो दोनों की तुलना करनी पड़ेगी। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है जल योजन ऊर्जा और दूसरा है जालक ऊर्जा। तो जल योजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा ये दोनों 11th क्लास में आप पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से एक पॉइंट इसको रिवाइज करने के बाद में पॉइंट आपको समझा रहे हैं। यदि कोई भी एक विलेय पदार्थ है जो ठोस अवस्था में है, इसका नाम हम लिख रहे हैं Ab, आयनिक यौगिक है, जब जल के साथ मिल गया तो ये बन गया Ab, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन का जलीय विलय प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए, जब इसका जलीय विलय हमको प्राप्त हो चुका है तो यहाँ पर ये जब जल के साथ जुड़ करके जो भी इसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होगा, क्योंकि ये जलीय विलय बना लिया, इस ऊर्जा को आप कहेंगे जल योजन ऊर्जा या जल योजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी जिसको बोला जाता है, जल योजन ऊर्जा। और इस पदार्थ को आयनों के रूप में तोड़ने के लिए, क्योंकि कोई भी पदार्थ Ab अगर है, इसको आयनों में तोड़ने के लिए प्लस और B- में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा आप सप्लाई करते हैं, उस ऊर्जा को कहा जाता है चालक ऊर्जा। तो एक मोल के लिए हम हमेशा ले रहे हैं, तो एक मोल के लिए दोनों हम तुलना करेंगे। अगर इसका मान जल, यहाँ पे जो ऊर्जा की आवश्यकता है, इसको आप ऊर्जा जो रिलीज हो रही है, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस ऊर्जा को आप कह रहे हैं जल योजन ऊर्जा। ऐसे लिखते हैं डेल्टा H हाइड्रेशन, जल योजन ऊष्मा या जल योजन एंथैल्पी। और ये क्या है, इसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है उसको आप कहेंगे डेल्टा H लैटिस, चालक एंथैल्पी। बहुत आप समझ लें, सिर्फ एक पॉइंट ध्यान दिए, कोई भी पदार्थ हमने जल में मिला दिया,
जल योजन ऊष्मा अधिक है, यानी कि जल के साथ उसकी दोस्ती अधिक है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। तो जब जल के साथ दोस्ती अधिक है तो निश्चित रूप से वो जल में घुल जाएगा। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है, दूसरी संभावना क्या है, यदि जालक ऊर्जा का मान अधिक है, लैटिस एंथैल्पी जो है जालक ऊर्जा का मान अधिक है, यानी कि इनका आपस में आकर्षण बल अधिक है, आपस में आकर्षण बल अधिक है। तो जब आपका आपस में आकर्षण बल अधिक है, दूसरे के साथ आप कैसे मिलेंगे, यानी कि इस पदार्थ का जल में घुलना बहुत कम होगा, विलेयता बहुत कम हो जाएगी। तो जब भी निष्कर्ष क्या निकला कि जब भी जल योजन ऊष्मा का मान अधिक होगा, वो पदार्थ जल में अधिक घुलेंगे, और जल योजन ऊष्मा का मान यदि कम है, जालक ऊर्जा का मान अधिक है, तो उस पदार्थ की विलेयता कम होगी। सिर्फ ये पॉइंट आप याद कर लें कि जल योजन ऊर्जा जो है, जल योजन ऊर्जा जितना अधिक होगा, विलेयता उस पदार्थ की उतनी ही अधिक होगी। तो ये कारक थे जो कि विलेय और विलाय की प्रकृति पे निर्भर किए। इसमें हम 3 पॉइंट की बात किए हुए हैं। पहला, दोनों का स्वभाव समान होना चाहिए, एक ध्रुवीय अगर दूसरा भी ध्रुवीय होगा तो विलेयता अधिक होगी। जितने, इसी को कहा जाता है चोट चोट मोसेरे भाई, जितने भी एक स्वभाव वाले होते हैं सभी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे के मौसी के लड़के होते हैं, इतना ज़्यादा नज़दीकी उनके बीच होता है। इसीलिए जितने एक स्वभाव वाले होंगे सभी के बीच आकर्षण बल अधिक होगा, विलेयता अधिक होगी, जबकि अगर स्वभाव में अंतर है तो विलेयता कम होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात किया हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यदि विलायक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक होगा, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान अधिक होगा, यानी कि घुलाने की क्षमता अधिक है, इसलिए वो दूसरे पदार्थों को अधिक मात्रा में घुलाएगा। और तीसरे जो पॉइंट की हमने बात किया, जल योजन ऊष्मा और जालक ऊष्मा के बारे में, जालक एंथैल्पी के बारे में, तो इसमें आपने ये बताया, आपको ये बताया गया इसमें यदि जल योजन ऊष्मा का मान अधिक होगा तो विलेयता अधिक होगी, लेकिन वही अगर जालक ऊष्मा का मान अधिक है, यानी कि उसी के आपस के कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक है, तो जल उसको तोड़ नहीं पाएगा, जल में उसकी विलेयता कम होगी। तो ये पहला कारक है विलेय और विलाय की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे दूसरा कारक जो इसको प्रभावित करता है, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, ताप। तो अगला जो हमारे इसमें हेडिंग है प्रभावित करने वाले कारकों में, ये है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो पहले हम ये बात करें कि ताप के आधार पर कितने प्रकार के ये विलयन बन सकते हैं। विलयन का मतलब है जब भी विलेय और विलाय को आप आपस में मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, समांगी मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, उसी को आप विलयन कहेंगे। हम बात कर रहे हैं ताप के प्रभाव की। ताप के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, जो 10th क्लास में आप पहले से पढ़ चुके हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो, उसको क्या बोलते हैं आप, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा को सोखने वाला, जिसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ऐसे अभिक्रिया की हम बात करें जब विलयन ऊष्मा शोषी प्रक्रिया हो, यानी कि विलेय और विलाय को मिलाकर विलयन बनाए, साथ में ऊष्मा की भी जरूरत है, या उसी को इधर करेंगे तो प्लस ऊष्मा, यानी कि विलेय और विलाय के साथ साथ ऊष्मा देंगे तब विलयन बनेगा। तो आप खुद सोचें, जब ऊष्मा हम दे रहे हैं तब विलयन बनना है, तो सही कंडीशन क्या है, सही परिस्थिति क्या होगी, अधिक ताप। क्योंकि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उसकी ऊष्मा बढ़ेगी, और यही इसके लिए सही तरीका है। क्योंकि हम अधिक विलयन बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जब ऊष्मा हम अधिक देंगे तो विलेय और विलाय के साथ ही ऊष्मा मिलकर के विलयन का निर्माण करेंगे। या लास्ट सातवीं सिद्धांत के आधार पर भी इसको समझ सकते हैं, तो उसमें भी आप पढ़े हुए हैं कि जब ताप अधिक करेंगे तो किस साइड में जाएगा, जिधर ताप का मान कम होगा, यानी कि ताप का मान किधर है, देखिए इधर ताप कोई नहीं, ऊष्मा कोई नहीं, यानी कि सब मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभिक्रिया जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा, विलयन का निर्माण अधिक होगा। यानी कि इसके लिए सही तरीका क्या है, अधिक ताप। तो जब भी ऊष्मा शोषी कोई प्रक्रिया होगा तो अधिक ताप पे करेंगे तो विलयता अधिक होगी, यानी कि अधिक ताप पर विलयता अधिक होती है। ये इसका निष्कर्ष है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप NaCl या चीनी भी हो गया या KCl हो गया, इनको जब भी जल में मिलाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, आप देखते भी हैं कि अगर दाल या सब्जी गर्म है उसमें नमक मिलाते हैं, बहुत आसानी से तुरंत मिल जाता है। ताप अधिक होगा तो इनकी विलयता अधिक होगी, अधिक मात्रा में घुल भी जाएगा, ऐसा भी आप देखते हैं। और चीनी को भी देखते हैं, जब अधिक ताप पे चीनी रखते हैं तो उसी पानी में बहुत अधिक चीनी घुल जाती है।
दूसरा जो इसमें प्रक्रम है, जब विलयन ऊष्माक्षेपी हो, तो जब विलयन ऊष्माक्षेपी हो यानी कि एक्सोथर्मिक, ये इंडोथर्मिक था, ऊष्माशोषी को आप इंग्लिश में इंडोथर्मिक बोलते हैं। तो जब ऊष्माशोषी का मतलब क्या हो गया, ये देखिए, जब आपने विलेय और विलायक को मिलाया तो बन गया विलयन, ये विलयन बन गया, और साथ में ऊष्मा भी बाहर हुई, तभी तो आप करें ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का बाहर निकलना, एक्सो आउट, थर्म हीट, ऊष्मा जब बाहर निकलेगी तो उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी, यानी कि इस प्रक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो अब देखें, यदि आप ताप कम करेंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया उस दिशा में जाएगा जिधर ताप अधिक हो। जैसे आप खुद देखिए, अगर जाड़े का मौसम है, ताप कम है, हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, जिधर धूप अधिक हो। यानी कि जब जाड़ा का मौसम है, ताप कम है, तो हम ताप बढ़ाने के लिए धूप में जा रहे हैं, अपने आप को एडाप्ट करने के लिए, उसके अनुकूल बनाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए धूप की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब ताप गर्मी का मौसम है, पहले से ही ताप अधिक है, तब हम क्या करेंगे, उसका फिर हम विरोध करेंगे, हम कम ताप की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे जिधर पंखा चल रहा हो, जिधर कूलर चल रहा हो, जिधर एसी लगा हो। यानी कि जब ऊष्मा अधिक इधर है, हमको इसी साइड में जाना है, कम ताप की जरूरत है। जब ताप कम होगा तो अभिक्रिया अधिक ताप की तरफ जाएगी, यानी ऊष्मा की तरफ, यानी कि ये किस दिशा में है, तो ये है अग्र दिशा में, यानी कि कम ताप पर अग्र दिशा में अभिक्रिया होगी, और जब अग्र दिशा में अभिक्रिया होगी तो विलेयता अधिक होगी, यानी कि ये दोनों मिल करके अधिक विलयन बनाएंगे। लेकिन इसी को ताप अधिक कर दे तब क्या होगा, जब ताप अधिक करेंगे तो कम ताप की तरफ अभिक्रिया शिफ्ट होगी। आप देख रहे हैं इधर ऊष्मा है, कम ताप किधर है, इधर कोई ऊष्मा नहीं है, यानी कि किस डायरेक्शन में ये अभिक्रिया गया, ये प्रोसेस जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया, पश्चिम दिशा में हो गया। और जब पश्चिम दिशा में हो गया, इसका मतलब ये है कि जो विलयन बना था वो फिर से विलय और विलायक में टूटने लगा, यानी कि ये विलेय पदार्थ अब कम घुला है तो विलेयता कम हो गई। यानी कि सब मिला के ऊष्माक्षेपी का मतलब पहले से ऊष्मा निकल रही है, तो जब पहले से ऊष्मा निकल रही है, गर्मी का मौसम, तो हमको ताप देने की क्यों जरूरत है, कम ताप पे ये कराइए, कम ताप पे हो जाएगा, विलेयता अधिक होगी, तो विलेयता अधिक। और तीसरा इसमें जो प्रोसेस है, तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्रक्रम विलेयता का होता है, विलयन बनने की जो प्रक्रिया, इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें निश्चित रूप से ऊष्मा, मतलब एक निश्चित क्रम में ऊष्मा शोषी या ऊष्माक्षेपी प्रक्रम नहीं होता है। ऐसे केस की हम बात करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका भी एग्जाम्पल देख लें, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये जो भी एग्जाम्पल इस तरीके के हैं, इन सभी के लिए जब भी जल में इनको मिलाएंगे, ऊष्मा पहले से बाहर होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, इसलिए कम ताप पर ही बहुत ज्यादा विलयता हो। जो तीसरा इसमें हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब विलयन की प्रक्रिया में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक निश्चित क्रम में न हो तो नियम ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी न हो, ये तीसरा कंडीशन। तब क्या होगा, जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड 2H2, ये पदार्थ है, शुरू में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर इसकी विलयता अधिक होती है, लेकिन बाद में जब ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विलयता घटने लगेगी। एक निश्चित क्रम में इसका विलयता का मान जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो कुछ ऐसे भी विलयता, कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिनकी विलयता निश्चित ताप पर निर्भर नहीं करते या लगातार ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ता या घटता नहीं है, अनियमित क्रम देखा जाता है यहाँ पे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये पदार्थ एक निश्चित ताप पर दूसरे पदार्थ में बदलते हैं, दूसरे यौगिक में, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे यौगिकों की पहचान क्या है जिसमें भी जल की मात्रा मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म इसका होगा। तो ऐसे केसेस में जल के कणों की संख्या में परिवर्तन होता है, इसलिए एक निश्चित रूप से क्रम ये बदलता नहीं है, विलयता एक निश्चित रूप से घटती या बढ़ती नहीं है। तो ये तीसरा कारक था।
तो इस तरीके से ये था ताप का प्रभाव। और इसमें जो अगला है, नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करेंगे, जो अगला कारक है वो है विलेय का आकार, पार्टिकल साइज। तो तीसरा जो है विलेय के कणों का आकार, विलेय के कणों का आकार, ये तीसरा है। साइज, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट, विलेय के कणों का आकार। तो ये कोई बहुत सारे बुकों में अलग से पॉइंट नहीं भी दिया है, कुछ बुकों में दिया हुआ है, बहुत आसान पॉइंट है। जैसे आप खुद देखें, नमक, यदि नमक जो सबसे अच्छा नमक है, जैसे टाटा साल्ट या जो भी क्रिस्टल के फॉर्म में पूरी तरह से आते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में आते हैं, बहुत आसानी से घुलेंगे। लेकिन उसी के जगह पे कुछ नमक ऐसे भी आते हैं जो बड़े बड़े पार्टिकल्स कणों के रूप में होते हैं, अगर ऐसे को जल में मिलाएंगे तब तो वो नमक, उसको घुलने में टाइम लगेगा। यानी कि जब कण का आकार छोटा है, नमक जितने छोटे कण होंगे उतने आसानी से घुल जा रहे हैं, और जितने बड़े कण होंगे उतने घुलने में उनको टाइम लग रहा है, विलेयता उनकी कम हो रही है। तो यानी कि कणों का आकार, जब विलेय के कणों का आकार कम होगा तो विलेयता अधिक होगी, विलेयता की दर अधिक होती है। तो इस तरीके से ये विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ये पूरे विलेयता को, यानी कि किसी भी ठोस का द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के बारे में हमने बात की।